हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस नंबर 15वां कराया जाएगा और इसमें फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या प्रीवियस ईयर में कहीं न कहीं वो पूछे गए हैं और उनसे बन सकने वाले जितने प्रश्न हो सकते हैं उनको भी हम लोग देखा जाएगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है। जरा देखिए क्या करा। एक विक्रेता ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो रहा हो। इसका मतलब आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि सूची मूल्य ही आपका अगर देखा जाए तो अंकित मूल्य होता है और उसी को आप क्या कहते हो, छपा हुआ मूल्य कहते हो ना, उसी को आप छपा हुआ मूल्य कहते हो। और हम आपको बताए थे, एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है तो 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्रय मूल्य पर हमेशा क्या होता है, लाभ या हानि होता है। क्या होता है, लाभ या हानि होता है और बटा 100 कर देंगे। और आपको बता दें कि ये क्या है, ये एक प्रकार का विक्रय है और ये भी एक प्रकार का क्या है, विक्रय मूल्य है ना। तो पहले सवाल को लगा लेते हैं, उसके बाद से इस पर जितने बन सकने वाले प्रश्न हैं सबको हम लोग सीख लेंगे। तो जरा देखिए, एकदम धीमे धीमे से बात को समझिएगा। अंकित मूल्य व आपका सूची मूल्य यही ज्ञात करना, हम मान लेते हैं इसको x। बोलिए कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। छूट कितना दे रखा है, देखिए 10% दे रखा है। इसका मतलब 100 में 10 या 90 बटा 100 हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका, 900 दे रखा है। और क्या चाह रहा है यहाँ पर, लाभ होना चाह रहा है। तो लाभ को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हानि रहता तो घटा देते, तो 100 में 20 को जोड़ देंगे तो 120 बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा। ये 90 से कितनी बार में कट जाएगा, ये 10 बार में। आपका जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 1200 रुपया, अर्थात आपका जो सूची मूल्य आ गया वो आ गया 1200, या उसे आप अंकित मूल्य कह सकते हैं। और ये फार्मूला आप कब लगाएंगे, ये फार्मूला तब लगाएंगे जब आपको सूची मूल्य, अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य में से कोई एक दिखाई दे, क्रय दिखाई दे, क्रय मूल्य दिखाई दे, बट्टा छूट दिखाई दे। अगर ये सब बातें दिखाई दे रही है, लाभ या हानि, अगर एक ही सवाल में ये सब नाम अगर एक ही बार में अगर आ रहे हो तो आप हमेशा इसी फार्मूले का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे और आपका सवाल लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। अगर एक बात बताइए, अगर यहाँ पर पहले सिंपल समझ लिया जाए, यहाँ पर क्या दे रखा था, क्रय दे रखा था, छूट दे रखा था, लाभ दे रखा था, सूची मूल्य पूछ रहा था या अंकित मूल्य पूछ रहा था। अगर अंकित मूल्य दिया होता और छूट दिया होता, लाभ या हानि कोई एक दिया होता तो क्रय नहीं निकाल लेते, क्या निकाल लेते ना, तो क्रय निकल जाता, अगला सवाल बनना जाता। अगली बात देखिए, अगर अंकित मूल्य कुछ रुपया दे रखा होता, छूट दे रखा होता, क्रय दे रखा होता, लाभ या हानि पूछता, तो भी हम यहाँ यही फार्मूले पर रख करके लगा लेते। अगला सवाल सिंपल, ये सब सिंपल सवाल हैं, बता रहे हैं उसका मान, हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आपको मान ही तो रखने हैं। ये 10% छूट दे दीजिए, 20% लाभ दे दीजिए, क्रय मूल्य रख लीजिए 100 रुपया, अंकित मूल्य याद करिए, अंकित मूल्य रख लीजिए 500, छूट दे दीजिए 10% का, 10% लाभ चाहिए, क्रय याद कर लीजिए। 1000 दे दीजिए अंकित मूल्य, 900 दे दीजिए क्रय मूल्य, छूट दे दीजिए 10%, लाभ या हानि को ये ज्ञात कर लीजिए। ये सब सवाल ही ना है, यानी अंकित, छूट, क्रय, लाभ, हानि, कोई 3 दिया रहेगा, एक पूछेगा। एक तो इस टाइप का सवाल बन गया, यानी 3 से 4 टाइप के तो ऐसे सवाल बन गए ना। उसके बाद से जो क्वेश्चन बनता है जरा सुनिएगा। अगर यही 16वां दे दिया होता, यही 16वां दिया होता कि छूटवा तो 10% है ना, ये तो 10% है और जो लाभ है वो 20% है। अगर यहीं पर दे दिया होता कि न लाभ हो रहा हो न हानि हो रहा हो, न लाभ हो रहा हो और न हानि हो रहा हो, तब हमको जरा बता दो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा जी। तो जरा देखिए, तब हम अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे, यक्ष न मान लेंगे। छूट 10% दे रखा है, फार्मूला हम यह लगाएंगे, तो 100 में से 10 या 90 बटा 100 कर देंगे। अब बराबर क्रय मूल्य यही मानेंगे। क्या दे रखा था, 900 दे रखा था, तो 900 रख लीजिए। अब न लाभ हो रहा हो न हानि हो रहा हो, यहीं पर 16 बदल देगा, जहां पर कह रहा ना 20% का लाभ
लाभ चाहिए, वहीं पर कह देगा पूरी सवाल वही रहेगा, पूरा सवाल वही रहेगा, बस एक ही बात कह देगा, न तो लाभ और न तो हानि। तो बस न लाभ न हानि, इसका मतलब इसका मान है 0, तो 100 में 0 जोड़ोगे, 100 में 0 घटाओगे, कितना आएगा महाराज? 100 ना आएगा, तो 100/100। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो लगाने में रत्ती भर का हर्ज नहीं है। 100 से ही 100 कट जाएगा और 90 से ही 10 बार में कट जाएगा, ये उधर करेगा गुणा, तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा? 1000 रुपया आना जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए, न तो लाभ और न तो हानि वाले पर सवाल है, न तो लाभ और न तो हानि। ये अगला सवाल बन जाता है, बनना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगर कहते हैं कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा हो, क्या दे रखा हो? अनुपात दे रखा हो। मान लेते हैं 3:2 है, मान लेते हैं 3:2 है, और अगर छूट कहता है 10% तो लाभ या हानि ज्ञात करो, या कहता है लाभ 10% तो छूट ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? यही फार्मूला में रख देंगे, अंकित का मान केवल और केवल 3 रखिएगा, ठीक ना? तो रख दीजिए 3, और क्या कर रहा है? छूट 10% दे रखा था, तो ये हो जाएगा 90/100, यही ना हो जाएगा। और बराबर क्रय मूल्य कितना? ये 2 हो जाएगा, अगुणे क्या 100 प्लस क्या, अगर कहे कि हमको कितना लाभ चाहिए तो यहाँ पर 100 प्लस माइनस रख लेते हैं। अभी देखते हैं कि लाभ आ रहा है कि हानि आ रहा है। अब बटा 100 कर देंगे तो 100 कट जाएगा, ये 2 45 बार में कट जाएगा। 45 तिहाई कितना हुआ जी? तो 45 तिहाई कितना हुआ आपका? 135। 135 बराबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अब बताइए क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है आपको? यहां पर हम 35 जोड़ेंगे तभी ना 35 के बराबर आएगा। इसका मतलब हो रहा है आपको लाभ वो 35% का। कितना? 35% का। ये अगले टाइप का सवाल हो गया, अनुपात वाला सवाल हो गया। यानी इन दोनों में अगर अनुपात दे रखा हो और कोई एक चीज दे रखा हो, छूट या लाभ या हानि में से कोई, यहां पर जैसे हमने छूट दे दिया था, हम अगले सवाल बना सकते हैं लाभ या हानि दे देंगे। तो बताइए क्या करेंगे? नहीं लगेगा? का लग जाएगा ना, तो लगा लीजिएगा। एक और टाइप का सवाल बता देते हैं जी। एक और टाइप का सवाल क्या बनता है? अगर कह दे कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। हमने क्या बोला सवाल? कि अंकित मूल्य वा जो है, अंकित मूल्य वो 50% अधिक है, 50% अधिक है। किससे? क्रय से। और क्या कह रहा हो? अगर मान लेते हैं कि वहां पर छूट ज्ञात करना हो तो लाभ दे दीजिए, तो कह रहा है कि 10% हमको चाहिए लाभ, 10% लाभ चाहिए। परसेंट यहां पर लिख देते हैं, 10% लाभ चाहिए। तो जरा बताओ छूट कितना देना पड़ेगा? आपको पता है कि अंकित मूल्य पर छूट देते हैं, फिर यही फार्मूला लगाएंगे। तो जरा देखिएगा, अंकित मूल्य 50% अधिक है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य अगर हम 100 माने तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा जी? 150 ना। तो यहाँ पर रखिए 150 बराबर 150 गुणे, उसके बाद से क्या है? 100 माइनस छूट बटे 100, यानी 100 माइनस छूट को हम मान लेते हैं x बटा 100, क्योंकि यही तो ज्ञात करना है। अब बराबर क्या कर देंगे? क्रय मूल्य का कितना? 100 न माने हैं, तो 100 गुणे क्या हो जाएगा? हो 50%, क्या 10% का लाभ चाहिए ना, तो 110 बटा 100। 100 से 100 ये कट जाएगा, 50 दूना 100, 50 तिहाई 150, ये कितना हो जाएगा? ये 300 माइनस 3x बराबर 11 दूना बाई 220 होना जाएगा। अब वो इधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 80 बराबर 3x, तो x बराबर 80/3%। इसी को निकाल लीजिएगा। तो कुल कितने टाइप के सवाल बन गए आप देखें? एक अंकित मूल्य 50% अधिक हो क्रय मूल्य से, एक उस पर सवाल बन गया, एक इस पर बन गया कि इन दोनों का अनुपात दे रखा हो, तो कोई एक दिया रहेगा, छूट दिया रहेगा तो लाभ हानि ज्ञात कर लेंगे, लाभ या हानि दिया रहेगा तो छूट ज्ञात कर लेंगे। एक इस टाइप का सवाल बन गया, एक ये सवाल बन गया, न तो लाभ और न तो हानि, तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला लगेगा ले दे करके ही है, न तो लाभ न तो हानि माने 0, तो कोई बात नहीं है भैया, छूट तो दिया ही रहेगा। इन दो में से कोई एक दिया रहेगा, कोई एक निकाल लेंगे, जैसे कि इसमें क्रय मूल्य दे रखा था, अंकित हमको ज्ञात करना था, और एक तो ई सवाल जो आप हमें दिया है जिसके लिए इतना बकैती हो रही है।
है ना। तो ये इतना सवाल हो गया। और इस वाले सवाल पर सिंपल सवाल तो बनते ही बनते हैं, धड़ल्ले से बनते हैं, खूब ज्यादा बनते हैं। तो इसमें टोटल आप याद रखिएगा, ये फार्मूला कब लगाएंगे फार्मूला जरा बताइए। जब आपको एक ही सवाल में 4 प्रकार के नाम दिखे, अंकित मूल्य या सूची मूल्य या छपा हुआ मूल्य, ये तो तीनों एक ही है ना। तो अंकित मूल्य दिखे, बट्टा दिखे या छूट दिखे, क्रय मूल्य दिखे, लाभ या हानि में से कोई एक दिखे, आप बेधड़ किसी फार्मूले को लगाइएगा, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तरीका यही रहेगा, कुछ न कुछ एक सिंपल सवाल, और ये सब इससे कुछ और बनाएगा तो बाद में देख लिया जाएगा। इससे ज्यादा क्या बनाएगा तो पहले आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ही आप में आते हैं। तो ये सब याद रखे रहिएगा, ठीक ना, और इसको नोट भी करते चलिएगा। तो ये हो गया एक सवाल की पूरी कहानी खत्म। अगर ऐसे सवाल आएंगे तो उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकेंगे। तो देखिए, बेस समझेंगे ना तो वहां पर जल्दी से लगाएंगे, और ट्रिक समझेंगे ना तो वहीं जाकर के बोलेंगे, यहाँ याद रहता है, वहां जाकर के बोलेंगे। तो ये बताइए मेन काम कहाँ है, मेन काम कहाँ है, वहां ना भूले ना, तो बस यही याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। और यहीं से आप चाहें तो ट्रिक उरिक सब बना सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको बेस तैयार है ना तो ट्रिक बनाने में कोनो विशेष दिक्कत नहीं होने वाली है। और जो भी आगे सवाल आएंगे ना उसके हम आपको ट्रिक भी बताते रहेंगे, ठीक ना। ये भी समझाते रहेंगे कि आखिर ट्रिक आया कहाँ से है ना। कहीं से तो आया होगा, तो कहाँ से आता है, बेस से आता है, उसको भी देखा जाएगा। चलिए, ये हो गया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा देखिए क्या करा, धीरे धीरे पढ़िएगा क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। इसका मतलब है यहाँ पर देखिए, एक क्रय होगा और एक विक्रय, इन दोनों लोगों का चर्चा कर लिया जाए। तो 100 रुपये में अगर खरीदा होगा तब ना 15% लाभ पर बेच करके 115 हुआ होगा। यहाँ पर यानी प्लस 15% का लाभ हुआ है, तब जाकर के 115 में हो गया। कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या करा, यदि इसने 25% कम में खरीदा होता, ये महाराज यहीं से करा, 25% कम में खरीदा होता तो क्रय किया होता, यानी 75 में खरीदा होता। तो कह रहा 60 रुपया कम में बेचा होता, हाँ बेच लेंगे, 60 रुपया कम में भी बेच लेंगे, दिक्कत क्या है। तो उसे 32% का लाभ होता, यानी यहाँ पर हमको चाहिए प्लस 32% का लाभ चाहिए। तो क्या कर लेंगे हम 75 का 132% निकाल लेंगे। 25 तिहाई 75, 25 चौको 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 यानी कितना आ गया, 99 आ गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, जब बेचा होता पहले 15% के लाभ पर और बाद में जब बेचा 32% के लाभ पर, तो उन्हीं का अंतरवाह 60 रुपया। इसका मतलब इन्हीं का अंतरवाह दे रखा है हमारा 60 रुपया। तो इन दोनों का अंतरवाह कितना हो जाएगा जी, 16, यानी 16 बराबर 60 रुपया। का पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय, अंकित, सूची मूल्य सब 100 माना जाता है। तो क्रय मूल्य कितना मानते हैं आप, 100। तो 16 बराबर अगर 60 तो 100 बराबर कितना, तो 100 गुणे तिरछा गुणा कर देते, इधर जाएगा, इसके नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 16, 4 चौको 16, 4 15 60 और 4 25 में तना, यानी 25 गुणे 15। तो कितना हो जाएगा, 25 दाएं में 250, 25 5 125 यानी 375। यही आपका क्या है, क्रय मूल्य है। तो बस आपको क्या करना था, जो बातें कह रहा था वही हमने किया। 15% के लाभ पर बेचा तो 100 में खरीदा होगा, 115 हो गया। उसके बाद से कह रहा 25% अगर कम में बेचा होता है तो 75 में बेचेगा, तो 32% का उसे लाभ चाहिए तो 99 हो गया। और इन्हीं दोनों का 60 रुपये कम में अंतर आ रहा विक्रय मूल्य का, तो हम कर दिए 16 बराबर 60, तो 100 बराबर कितना, 375, इतना है ना। तो बस इसका आंसर आ गया 375, यानी घोड़वा का क्रय मूल्य कितना था, 375, है ना। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा देखिए। कह रहा एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन, यानी एक जगह विज्ञान है और एक जगह जो आप पढ़ रहे हैं ये है, और एक जगह है आपकी भाषा जो कि बहुत ही अच्छी है ना। तो जरा देखिए क्या कर रहा है, इसमें जो अनुपात दे रखा है 2, 4 और 9 का हो, 9 का। कह रहा यदि विज्ञान
गणित और भाषा क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वृद्धि कर दीजिए, वृद्धि कर दीजिए। इसमें 10% का वृद्धि करेंगे 110/100, इसमें कितना कर रहा हो 20% की वृद्धि 120/100, इसमें कितना कर रहा है, इसमें कितना कर रहा है 40% की वृद्धि 140/100। अगर अब इसका अनुपात ज्ञात करिए तो ई नया चीज हो गया, ई नया हो गया, तो नया का अनुपात ज्ञात कर लीजिए। देखिए अनुपात ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, जो भी एक संख्या हो वो नीचे वाली कट जाएगी, है ना, 100 से गुणा कर देंगे सभी में तो 100 वाली कट जाएगी। अब जरा देखिए 1 0 1 0 और ये भी 0 हट गया, 2 से ये हट गया, 2 दूना 4 और 2 7 14, यही ना। तो यहाँ पर कितना बचा जी 11, अब 12 दूना 24 और यहाँ पर कितना बचा 9 7 63, यही इनका अनुपात हो गया। किसका, विश्वविद्यालय में विज्ञान का, गणित का और भाषा का अनुपात 11:24:63 हो गया, हुआ ना। तो बस तो छात्रों की संख्या थी। अगर यहीं पर कुल छात्रों की संख्या भी दे सकता था, अगर कुल संख्या दिया रहता अगर यहाँ पर, तो हम क्या कर लेते, किसी गणित, अगर गणित का पूछता तो क्या कर लेते 24 बटे ये इतना जोड़ लेते ना। तो जैसे अच्छा जोड़ ही लीजिए, तो 3 4 7 और 1 8, 6 2 8 और 1 9, 98। अब मान लेते हैं कि ये 980 दिया रहता कुल छात्र, मान लेते हैं 980 दिया रहता, तो पूछता गणित के छात्रों की संख्या बताओ, तो 24/98 ना होता, 3 4 7 1 8, 6 2 8 1 9, ठीक है। अगुड़े 980, क्योंकि कुल संख्या है 980, तो इससे 10 बार में कट जाता है, तो आ जाता 240, यानी 240 कौन संख्या थी गणित की, उसके आगे प्रश्न बना सकता था, बनाया नहीं। आपका आंसर यही था, बना तो सकता ही है ना, बिल्कुल बना सकता है। पूछ देता भाषा में कितने लोग, तो 63/98 गुणे 980, तो 630 हो जाता। विज्ञान में पूछता तो 11/98 गुणे 980 110 हो जाता। दो लोगों का योग पूछता तो योग ज्ञात कर लेते, इनका पूछता है योग तो योग ज्ञात कर लेते, इनका अंतर पूछता तो अंतर ज्ञात कर लेते, इनका अंतर पूछता तो अंतर ज्ञात कर लेते, इनका इनसे अंतर पूछता तो इनसे ज्ञात कर, कुछ भी पूछ सकता है। कब, हमको अगर अनुपात पता चल गया और कुल संख्या अगर पता है तो इसको जो मर्जी पूछने दीजिए, सब कुछ लगा लेंगे, ठीक है ना, सब कुछ लगा लेंगे, ठीक है। तो बस ये इतना ध्यान दीजिए और मेहनत तो करते रहिए, मेहनत अगर करेंगे ना तो मिल तो जरूर जाएगा कुछ न कुछ, ठीक है। और हताश होने वाली बात नहीं है, कभी कभी परीक्षाएं खराब भी हो जाती हैं, ठीक है। एक परीक्षा आपका पूरा जीवन तो नहीं डिफाइन कर सकता ना, एक परीक्षा में ही तो फेल हैं, पास भी होकर के दिखाएंगे, है ना। कहा जाता है ना, क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारी तकदीर में। तो ये ध्यान दीजिएगा, मेहनत करते रहेंगे ना तो कुछ न कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, आप कुछ न कुछ नहीं वह मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या है, जरा देखिए, गजब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले लगा लिया जाए और इसी क्वेश्चन के माध्यम से बहुत से क्वेश्चन को समझ लिया जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 300 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 7 तीनों से कट जाएं, एक से नहीं, तीनों से कट जाएं। तीनों से कटने का मतलब क्या हुआ जी, 2, 3 और 7 का क्या आगाज कर लेंगे, लौसक, कब तक कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब एक बात बता, सॉरी 2 3 6 6 7 42, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना 42, हम 3 और 7 का केवल समझे है ना, तो 2 3 और 7 का एलसीएम कितना हो गया 42। अब एक बात बताइए जरा सा, 42 हो गया एलसीएम, अब आपको करना क्या होता जरा वो समझिए, उसके बाद से और इसकी कहानी खत्म कर लिया जाएगा। 42 को 300 से काट दीजिए, 42 को 300 से काट दीजिए, तो जरा इसको देखिए कितनी बार में कटेगा, 7 दूना 14 और 5 चौको 28 और 1 29, है ना, शेष बचा 6। जो शेष बचेगा उसको छोड़ देंगे और ये जो 7 आया ना यही संख्या होगी, यानी 42, यानी 1 से लेकर के अगर 300 की बात करेंगे ना तो 42 से कटने वाले कुल 7 संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 300 तक। लेकिन ये तो 300 से 700 के बीच में पूछ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं,
हड़बड़ाइए नहीं, आंसर अभी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तब तक आप लोग दीजिए। अब देखिए फिर वही को यानी 42 से किसको काटेंगे हम, 700 को। तो 42 से कौन 42, ये कितना हो गया जी 8, और ये कितना हुआ 2, और ये 80 हो गया, है ना। और देखिए ये 294 था, एक बार कम पड़ गया यानी 6 बार, तो 6 दूना 12 और 6 चौको 24, 1 25, कितना आया ये शेष 8 बचा, और यहाँ पर 2 यानी 28 शेष बचा। देखिए जो शेष बचा है ना उसको छोड़ देना है। अब ये क्या है, ये है 1 से लेकर के 700 तक, यानी 1 से लेकर के 700 तक 42 से कटने वाली कितनी संख्याएं थी टोटल वो आई 16, कितनी आई 16। 1 से लेकर के 300 तक कुल 42 से कटने वाली कितनी संख्या आई, वो आई 7। अब बताइए तो 300 से लेकर के 700 तक 42 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, 16 में से 7 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 9, कितना आ जाएगा 9, यानी 9 संख्याएं ऐसी होंगी जो इससे कट जाएंगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर क्वेश्चन किया होता 1 से लेकर के 300 तक बताओ जो 2, 3 और 7 तीनों से कट जाए कुल कितनी संख्या है, तब आपका आंसर होता 7। अगला क्वेश्चन अगर कहता 1 से लेकर के, यानी समझ रहा ना, सीधे भाग दे देंगे। अभी सवाल और कुछ 1-2 बता देते, प्रैक्टिस करा देते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे कर देता 1 से लेकर के 700 तक कुल बताओ जो 2, 3 और 7 तीनों से कट जाएं, तो एलसीएम लेकर के 700 को काटेंगे, कितना आएगा 16, शेष बचा उसको ध्यान नहीं देंगे, तो 16 संख्याएं हैं जो कट जाएंगी। लेकिन कहां से, 1 से लेकर के 700 तक। लेकिन ये नहीं पूछ रहा था, तो पूछ तो ही रहा था ना कि 300 से 700 के बीच में ना, यही ना पूछ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे जी, तो 16 में से 7 को घटा देंगे, 9 आएगा, आपका आंसर 9 हुआ ना। तो ऐसे सवाल में ध्यान दीजिएगा, ये एक तरीका होता है, ठीक ना। और इसी सवाल को एक एपी वाले मेथड से भी लगा सकते हैं। वो कैसी लगता है, एपी वाला मेथड ही कहता है कि अंतिम पद बराबर होता है प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसका प्रथम पद कैसे ज्ञात करते हैं, इसका अंतर ले लीजिए, तो 42 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा जी 36, और वह 36वां इसमें जोड़ दीजिए, वही मिल जाता है प्रथम पद। यानी प्रथम पद कितना मिल गया 336। अब अंतिम पद ज्ञात कर लीजिए, अंतिम पद को यल कहते हैं, वो कैसे ज्ञात होता है 28, 700 में से इसको 28 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा वो 672, यही ना हो जाएगा। तो 672 हो गया आपका अंतिम पद, हो न गया। अब बस और कुछ नहीं करना, आज जो डी का मान होता है जिससे कटता है वही डी का मान होता है, तो रख दीजिए। तो एल का मान है 672 बराबर 336 प्लस n-1 गुणे 42 हो ना जाएगा। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 6 जाएगा, और ये यहाँ पर 7 था, ये 6 हो गया, 6 में से 3 हो जाएगा, 6 में से 3 हो जाएगा, और ये n-1 गुणे 42 ये कितनी बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा ना। 8 दूना 16 और 8 चौको 32 33, 8 बार में कट गया, तो ये -1 इधर आएगा, तो n बराबर 9, 8 + 1 अर्थात 9, और यही आपका आया था। लेकिन इससे जल्दी लगेगा, इससे आपको पहला पद और अंतिम पद निकालना पड़ेगा, इससे आपको तुरंत भाग दे दीजिए, जो यहाँ पर आएगा उन्हीं दोनों का अंतर ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये सवाल समझ में आया? अच्छा बिल्कुल समझ में आया। इसको मिटा करके कुछ और सवाल बता दें इसको इसी पर, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन करता कि 1 से लेकर के टोटल 350 तक 3 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए 1 से जब कहेगा ना तो सीधा 3 से काट दीजिए, किसको 350 को। तो देखिए 3 × 9 3 हो गया, कट गया, 5 3 × 9 3 हो गया, 2 आया, 20 3 छक्के 18, जो शेष बचेगा उसको बोले ध्यान नहीं देना है, तो 116 को केवल ध्यान देना है। तो 116 संख्याएं होंगी जो 3 से कट जाएंगी 1 से लेकर के 350 तक। बात समझ में आया। ये जब 1 से कहेगा तो सीधा उसी से भाग दे दीजिएगा। ये क्या होता है, इसको कहते क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भागफल। क्या नाम है, भागफल। और ये भाज्य है, ये भाजक है, और नीचे शेषफल है। तो फार्मूला होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। उस पर भी सवाल बनता है आपका, तो नोट करके लिखिएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको भी नोट करके लिखिएगा, इस पर भी सवाल बनते हैं आपके। तो ये वाला सवाल समझ में आया, बिल्कुल आया। तो बस ऐसे ही सवाल है, यानी
आप अब काट करके सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। आपको एपी भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब पदों की संख्या ज्ञात करनी हो। और अगर वहीं पर पदों का योग ज्ञात करना होता तो आपको प्रथम पद कितना मिला था? 336 मिला था ना। और पदों की संख्या कितनी मिली थी? 42। और अंतिम पद कितना मिला था? अंतिम पद आपको मिला था 672। तो एन बराबर फार्मूला होता है n/2 a + l। और n का मान मिला था 42, a का मान मिला था आपको 336, l का मान मिला था 672। आप हमको Sn का वैल्यू ज्ञात करके यहाँ पर बता दीजिएगा, ठीक ना। सब कुछ तो पता है, n a l, और ये फार्मूला भी नोट करिएगा और वहाँ पर भी फार्मूला नोट करिएगा जो अभी बताए हैं। Tn को ही l कहते हैं और इसी को nवां पद बोलते हैं और इसी का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। नोट करिएगा, ठीक ना। चलिए और इसका आंसर बताइए हमको। चलिए जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाती है और इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कि मूल्य कितना था? 100 था। तो बस अब कुल प्रभाव देखते हैं कि प्रभाव क्या हो रहा है। प्रभाव हो रहा है 100 पर, पहले क्या हो रहा है? 10% का कमी यानी 90/100 कर लेंगे। अब फिर बताओ कितना हो रहा है? 20% की बढ़ोतरी यानी 120/100। बस ये 100 से 100 कट जाएगा और ये दोनों जीरो इससे कट जाएंगे। 12 × 9 = 108। तो क्या हो जा रहा है? 8% का 100 + 8 आ रहा है ना, तो 100 + 8 यानी 8% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। या आप अच्छा इस पर जानते हैं 3 ठोकर दिया रहेगा ना, तो इसी से लगाते हैं। नहीं तो आपको प्रभावी परसेंटेज निकालना होता है। जब प्रभावी निकालते हैं तो आपको एक और तरीका पता है, a + b + ab/100। तो देखिए पहला क्या है? 10% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी a का मान है -10, b का मान है +20। तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? -10 + 20। आप प्लस और माइनस का गुणा माइनस, तो -10 × 20/100। 20 में से 10 जा +10 और ये 0 0 कट जाएगा तो 2 - 2 अर्थात क्या आया? +8%। इसका मतलब क्या हो रहा है जी? लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है। तो दोनों तरीके हैं लगाने के। अगर ऐसे लगाएंगे तो मूल 100 मान लीजिएगा, जो कहेगा करते रहेगा। ये ऐसा वाला सवाल है ना, देखिए इसमें दो पर एक काम करता है, ठीक ना। ये पूरा 100% कर दिए हैं, सॉरी, ये ab/100, ठीक है। ये 2% पर काम करता है ये वाला। और यहाँ पर जितना भी कर 3 बार कर 3 बार बढ़ाइए, 4 बार कर 4 बार बढ़ाइए। अगर इसके अगवा कहता है 20% का और लाभ चाहिए और दे दीजिए, कर आप 20% का हान चाहिए और दे दीजिए, सब देते रहिए। 120/100 और 20% का हान तो 80/100 सब करते रहिए, ठीक ना। वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए इधर से हर तरीका सीखना चाहिए। मान लीजिए पता चला प्रभावी परसेंटेज आपको पता है केवल 2 का और आ गया 4 का, तो क्या करेंगे? का 10% का हानि हो रहा, फिर 10% का लाभ हो रहा, फिर 20% का हानि हो रहा, फिर 20% का लाभ हो रहा, तब क्या करेंगे? तो करना पड़ेगा ना। 100 × 90/100 × 110/100 × 80/100 × 120/100 जो आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जरा सुनिएगा। सवाल अच्छा है। सवाल क्या है? अच्छा है। कर ए किसी कार्य को 18 दिन में अब बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पूर्व छोड़ दिया। जब भी समाप्ति के पहले काम छोड़ा जाता है, जब भी काम समाप्ति के पहले छोड़ा जाता है। आज इसकी कहानी खत्म कर लीजिए। जरा देखिए कैसे सवाल लगाएंगे। मान लेते हैं कि x दिन में पूरा काम लगा होगा, x दिन पूरा काम, x दिन में पूरा काम। तो पहला वाला तरीका समझिए जरा सा, क्या हो जाएगा? x बटा पहला कितना है हो, ए कितना? 18 दिन। और दूसरा कितना है? 3 दिन पहले छोड़ दिया। आप बताइए, अगर मान लेते हैं 12 दिन कुल काम लगा, कोई 3 दिन पहले छोड़ रहा तो 12 में से 3 घटाएंगे, यही करते हैं। तो कुल लगा 100 दिन। आज जो ए है वो अंतिम तक कर रहा है, यानी 18 दिन पूरा काम किया वो 100 दिनों तक पूरा काम कर रहा है वो। और ये क्या कर रहा? 3 दिन पहले वहां छोड़ दे रहा है, तो 3 दिन घटा दीजिए। आज की क्षमता है 12, अब बराबर यही कुल कमा होता है 1। समझे? अगर यहीं पर ए बी को बुलाना 3, अगर यहीं पर आगे भी कह देता, अगर तीनों लोग होते ना ए बी और सी, तो तीनों लोगों का हम क्या करते हैं? अगर कह देता कि बी 3 दिन पहले और सी 4 दिन पहले छोड़ देता तो x - 4 कर देते। अब बटे उसकी क्षमता दिए रहता, मान लेते 24, तो बटे 24 कर देते,
ठीक है ना। यहाँ पर 2 8 दिया, 3 का भी लगा सकते हैं आप। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 और 12 था ना, हाँ दिन देख ला। तो 18 और 12 का कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा एलसीएम। और ये 18 पहले 36 को काटते हैं इसको तो 2x हो जाएगा ऊपर, और 12 से 36 को काटेंगे तो 12 3 36 पर 3 का ऊपर गुणा होगा तो 3x - 9 बराबर 1। 36 उधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5x - 9 बराबर 36। हमें समझ में आ रहा होगा आपको, हमें लग रहा है कि आपका आंसर तो जल्दी आ गया होगा हमसे, है ना। अच्छी बात है, लेकिन कुछ तरीका भी सीखिए। अगर 3 लोगों को देगा, 4 लोगों को देगा तो क्या करेंगे, तो भी आप वैसे लगा लेंगे, लेकिन तरीका तो सीख लीजिए, है ना। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 9 45, यानी x बराबर कितना, यानी 9 दिन। 9 दिन में पूरा काम पूरा हुआ होगा, पहली बात। दूसरी बात कैसे आप लगाए उसको भी देख लेते हैं। क्या कर रहा है, ए और बी, ये 18 दिन में काम कर रहा है और ये 12 दिन में, तो कुल काम कितना हो गया जी, 36 काम। इसकी क्षमता कैसे हो जाएगी, तो क्षमता बराबर क्या होता है, काम बटा समय। काम बटा समय तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, हो न जाएगी। अब एक बात यहाँ पर समझना है, कह रहा है कि बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पूर्व छोड़ करके चला गया। इसका मतलब अगर देखा जाए बी छोड़ के चला गया होगा 3 दिन पहले, तो वो 3 दिन वहाँ ए किया ना होगा, सही बताइएगा, ए किया ना होगा। बी छोड़ के गया होगा 3 दिन पहले, लेकिन ए तो किया होगा ना, तो ए किया होगा। तो ए का 1 दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन में ही 2 × 3 यानी 6 कमाई अकेला करेगा। बोलिए करेगा कि नहीं। जब बी छोड़ के चला जाएगा तो ए करेगा ना, यानी वो बदवा वाला कमाई इसको दे दिया, यानी 6 कमाई ए करेगा, लेकिन बाकी कमावा, सुनिएगा ध्यान से, 6 कमाई ए करेगा, लेकिन बाकी कमा ए और बी दोनों किए ना होंगे। तो 6 दिन 6 कमा कर लिए तो बचा कितना, 30 कमा बचा। इन लोगों की क्षमताएं कितना, क्योंकि दोनों कमा किए होंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 6 30। 6 दिन ई आ बदवा में है जो 3 दिन ई अकेले बेचारा ए कर रहा था, अंतिमा में बी छोड़ दिया ना 3 दिन पहले, तो ए किया ना 3 दिन, तो ई 3 दिन मिल करके 9 दिन। समझे कि नहीं, ये हो गया। अगली बात समझ लीजिए, तीसरी बात भी समझ लीजिए। कभी भी अगर ऐसा सवाल आए फिर क्या करेंगे, ए और बी की क्षमता ज्ञात कर लेंगे। 18 और 12 कुल काम 36, और इनका क्षमता 2 और इनका क्षमता 3। अब जानते हैं क्या करिएगा, जो भी काम छोड़े उसकी क्षमता में गुणा करके कुल काम में जोड़ दीजिएगा। मतलब हम कहना ही चाहते, बी 3 दिन पहले छोड़ा है ना, तब बी का कुल क्षमता निकाले, यानी 3 दिन पहले छोड़ा तो 3 दिन अगर कमा किया होता तो 9 काम किया होता कि नहीं, बताइए पहले। 1 दिन में 3 कमा कर रहा है, और 3 दिन अगर गधवा किया होता तो 9 काम किया होता, छोड़ दिया। 9 कमा किसको करना पड़ा होगा, एक को भी तो करना पड़ा होगा ना, तो दोनों मिलकर के किए होंगे। तो इसका मतलब हुआ तब कुल कमा हो जाएगा 36 + 9 बटा दोनों की क्षमता हुआ, यानी 3 2 5, तो कितना हो जाएगा 45 बटा 5, यानी 5 9 45, 9 दिन। ये 9 दिन आपका आंसर आ गया। समझे। तो आप जिस तरीके से आपको समझ में आए, जिस तरीके से भी समझ में आए आप लगा लीजिए। और एक चीज जान लीजिएगा, जिस सवाल का तरीका 1 2 3 4 होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ये ना समझिएगा कि हम आपको 4 तरीके बता रहे हैं, ना, ये बात नहीं है। 3 4 तरीके आपको एक ही तरह का तरीका लगाना है ना, आपको प्रूफ नहीं करना वहां पर। 3 4 तरीका बताने का मतलब केवल और केवल एक होगा कि सबसे पहला काम कि जो आपको समझ में आ जाए, पहली बात। दूसरी बात, किसी का भी सवाल का अगर 3 4 तरीका है तो मान करके चलेगा कि सवाल इंपॉर्टेंट होता है और वो आता है, तो ये आपको मानना है। निगेटिव वाले फैक्ट पर नहीं जाना कि हम 3 4 तरीका बता रहे हैं, नहीं। हमारे ज़्यादा नॉलेज का क्या होगा, एग्जाम तो हाल में तो आपको जाना है ना, पहले पढ़ तो आप भी रहे हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए और आप पढ़ रहे हैं नौकरी पाने के लिए, तो दोनों में एक अंतर है ना। तो हमें आपको पढ़ाना है, हमें आपको सिखाना है, ताकि आप एग्जाम हाल में जाए और फाड़ करके चले आए, क्या पेपर नहीं एग्जाम को, है ना। तो बस ये ध्यान देना। तो आपको इस वजह से तरीका सिखाया जाता है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, काम समाप्ति वाला, ठीक ना। अगर 3 लोग रहते तो हम वही काम करते। अगर बी छोड़ा होता तो बी का कमाओ जैसे इसमें करा करके जोड़ दिया ना, वैसे उसमें एक करा करके जोड़ देते। तो बस ये सब सवाल बन सकते हैं। जैसे 2 में बना वैसे 3 में भी सवाल बन सकता है, ठीक है ना। बस जैसे ए अगर अंतिम तक काम करे, अभी 3 दिन पहले छोड़ दे, और अगर फी की भी क्षमता दिया रहता है, कहता सी 2 दिन पहले छोड़ दे, तो उसको भी कमा करवा दीजिए, उसकी क्षमता में गुणा करके कुल कमाम जोड़ दीजिएगा। जैसे इसका जोड़ दिए हैं वैसे सी वाले का काम का कुल जोड़ दीजिएगा, बट तीनों की क्षमता कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
तो ये हो गया आपका आंसर। और ये भी पूरी बात इसकी भी समझ में आ गई होगी अब। तो कार्य समाप्ति वाला ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, ठीक है ना। और जो आपको समझ में उससे आप लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, करा वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। आइए पूरा का पूरा वर्ग को समझ लिया जाए और आयत को भी समझ लिया जाए, ठीक ना। तो वर्ग और यहाँ पर आयत, तो जरा बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, भुजा का स्क्वायर। और इसका परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है भैया, परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना। अब इस पर जो सवाल बनता है जरा देखिए क्या बना है। इस पर सवाल बना है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। जरा देखिएगा इसमें जो वर्ग अगर कभी भी भुजा को ऐसे बढ़ाएगा ना तो आपको ध्यान देना है कि क्षेत्रफल बराबर आपको देखे हैं कि भुजा का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना, तो 10% भुजवा को बढ़ाया जा रहा है ना 10%। तो इसका मतलब जब इसका स्क्वायर है ना तो 2 बार बढ़ेगा, यानी एक बार 10% और एक बार और 10%। तो आपको लग रहा होगा कि 20% बढ़ेगा, नहीं ये गलत है। तो कैसे बढ़ता है, वो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10/100 ऐसे बढ़ता है। प्रभावी परसेंटेज जो ज्ञात करते हैं ना, तो 10 10 20 और 1 21। इसका मतलब है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो 21% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी समझ गए, यानी जब 2 घात रहेगा तो 2 और अगर 3 रहता तो 3। जैसे घन का आपको पता है ना, घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब होता है। अगर यहाँ पर क्या होता है ना 10%, तब आप क्या करते, 3 घात है ना तो 10 को 3 बार बढ़ाते, यानी 10 10 10 3 बार पड़ता। तो इसका जो प्रभावी परसेंटेज आता है 33.1%। कैसे निकालेंगे आपको तरीका भी बता दिए थे, मूल 100 है, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं। अगुड़े ये सब बढ़ा दीजिए, 10% देखिए बढ़ा रहे हैं, सब बढ़ा रहे हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगर वहीं पर लंबाई, अच्छा यहाँ पर एक और फार्मूला, एक और बात बनता है, ये तो परसेंटेज वाली बात हुई ना। अगर कह देता कि वर्ग के भुजा को अगर 2 गुना कर दिया जाए, अब देखिए ये परसेंटेज वाला फॉल बना पहला ना, दूसरा गुना वाला फॉल बनेगा, का गुना वाला। तो गुना वाला फॉल क्या बनेगा, अगर 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 का वर्ग यानी क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा, 4 गुना, ठीक है ना। ये गुना वाला प्रश्न है, वही इसमें भी बनता है। अगर लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई को भी 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 अर्थात 4 गुना। अगर लंबाई को 3 गुना और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तब तो 3 गुणे 2 अर्थात 6 गुना। अगर कह दिया जाए कि लंबाई को 2 गुना और चौड़ाई को आधा तो 2 गुणे आधा अर्थात 1, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, माने वही रह जाएगा 1, माने 1 ही पूरा कंप्लीट वही रह जाएगा, परिवर्तन ही नहीं होगा, है ना। तो 2 सवाल हुआ ना, एक परसेंटेज वाला और एक गुना वाला। इस पर भी परसेंटेज पूछ सकता है, लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, यही वाला फार्मूला लगा देंगे, यानी एक 10 बार, एक 10% और एक 20%। प्रभावी परसेंटेज ज्ञात कर लेंगे, 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20/100 कितना हो जाएगा जी, 30 और 2 32, 32%। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज वाले सवाल हो गए, गुना वाले सवाल हो गए। तीसरा सवाल अनुपात वाला सवाल, अनुपात वाला भी सवाल पूछ सकता है। अगर कहा होता कि यदि भुजा का वर्ग की भुजा का अनुपात 2:3 है, 2:3 है तो क्षेत्रफलों का उनके अनुपात बताओ, यानी वर्गों की भुजाओं का अनुपात अगर 2:3 यानी 2 वर्ग होंगे यहाँ पर, तो 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये भुजा का वर्ग है ना तो इसे 2/3 का वर्ग कर दीजिए, ये अनुपात का मतलब बटे, इसका वर्ग कर दीजिए तो 4/9 यानी 4:9 हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझे बस। वैसे इसमें भी कह देगा, इसमें भी लंबाई का अनुपात दे दे, चौड़ाई का अलग अनुपात दे दे, तो बस इसमें भी क्षेत्रफल में भी ज्ञात कर लेंगे। ये कह दे कि 2:3 है तो 2/3, और एक कहता 3:2 है तो 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा अर्थात 1:1 आया, यानी क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, दोनों आयतों का 1:1। ये सब सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है, पूछता है ना। तो इस पर 3 तरीके के सवाल आप बना सकते हैं, 3 तरीके के सवाल आप बना सकते हैं। एक परसेंटेज वाला जो आया है अभी आपके पेपर में, देखिए मतलब एक क्वेश्चन में, और एक परसेंटेज वाला, एक गुना वाला, एक अनुपात वाला, और एक तो सिंपल वाला सीधा सीधा वर्ग का भुजा आया, ये सब दिया रहा है, ठीक है ना। तो ये सब आप नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना।
चलिए, तो ये सब फार्मूला हो गया। आई पर बन फकने वाले प्रश्न भी हो गए। हाँ, अब अगला प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, अगला देखिए, कह रहा जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। अच्छी बात है, यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है, यानी पहले रहा होगा 100 और अब हो गया 40% बढ़ करके 140, यही ना। तो बस अब क्या कर रहा है, जब वो 100 था तब 35 दिन चल रहे थे, तो पूछ रहा जब 140% बढ़ गया, माने ये जब बढ़ गया तब कितने दिन चलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, 100 गुणे 35 बराबर 140 गुणे, हमको क्या पता कितना दिन, तो गुणे दिन लिख देते हैं, इतना दिन चलेगा। तो बस ये काट लीजिए, ये कितना हो जाएगा हो 20 पच्चे 100 और 20 सत्ते 140, 7 पच्चे 35, 5 पच्चे 25 दिन चलेंगे। जाहिर सी बात, आप ही बताइए, अगर 40% खाना बढ़ जाए किसी का तो खाना जल्दी नहीं खत्म होगा। वही वो बतिया कह रहा है ना, उसका प्रयोग बढ़ जा रहा है, प्रयोग बढ़ गया तो कम दिन में खत्म हो जाएगा, तो 25 दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन चल कितना रहा था, 35 दिन। वही से अगर नॉर्मल खाते तो बस ये सवाल हो गया, है ना। इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे क्या, 35/140 गुणे 100, ठीक है ना, लेकिन समझना तो चाहिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हाँ, ऐसे वाले सवाल में देखिए, हम आपको एक बार फिर बता रहे हैं, यहाँ पर नोट करके लिखिएगा कि लाभ दे रखा हो, हानि दे रखा हो, तो इस दशा में इनको क्या करते हैं, इस दशा में इनको घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर दूसरी बातों पर हानि लाभ दे रखा हो, अलाभ या हानि दे रखा हो, तो इस दशा में इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कब, जब एक शब्द प्रयोग हुआ रहे अधिक या कम, ध्यान से समझिएगा। और देखिए सवाल आपको दिख गया होगा, सवाल में क्या कह रहा है, 16% लाभ दिखा, फिर कह रहा है 200 रुपये अधिक लीजिए, अधिक दिखा, अधिक या कम में से कोई एक दिखेगा, अधिक दिखा ना, दिखा। और आगे क्या कर रहा, जब बेचा जाता तो 20% लाभ मिलता, लाभ दिखा। तो जब लाभ दिखा तो घटाते हैं और उसी के बराबर कर देते हैं। कैसे, जरा देखिए कैसे कर रहे हैं। लाभ को घटा दीजिए, एक कितना दिया है 16% और अगला दिया है 20%, ये सब लाभ हो रहे हैं ना, तो इनको दोनों को घटा दीजिए, यानी 4% आया। यही बराबर कर देंगे, जब अधिक या कम लिखा रहेगा उसी को बराबर कर देंगे। कितने के बराबर, 200 रुपये अधिक था तो 200 के बराबर कर दीजिए। आप क्या पूछ रहा है, वस्तु का लागत मूल्य वहाँ होता है हमेशा 100, तो 100 बराबर कितना है, 4 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना, तिरछा गुणा, यानी 100 गुणे 200 आई नीचे आ जाएगा तब 4, और ये 4 25 बार में कर जाएगा, 25 दूना 50, यानी 5000 रुपया। लागत कितना आया, 5000 रुपया। तो नोट करके लिखने वाली बात है कि अगर किसी भी सवाल में अधिक या कम दिखे, लाभ दिखेगा या हानि दिखेगा, तो दोनों को क्या करते हैं भैया, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। हानि लाभ दिखे, लाभ हानि दिखे, तब दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। आज जो रुपया दिया रहेगा, अधिक या जो कम कहेगा उसी के बराबर कर देते हैं, ठीक है ना, जैसे इस सवाल में किए हैं। बाकी आपको समझ में आ गया होगा क्या हम कर रहे हैं, ठीक ना। अदरवाइज अंतिम में कहेंगे कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, ऐसा बात तो नहीं है ना कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। चलिए अगला जरा देखिए, औसत वाले ऐसे सवाल में हमेशा हम आपको बोले थे परिवर्तन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या है, जरा देखिए, 15 नाविकों का औसत वजन उस समय 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है, जब उनमें से 42 किलोग्राम की जगह पर एक और आता है। पहली बात तो देखिए, एक 42 वाला चला गया, कुल कितने थे, 15 नाविक थे। 15 नाविक में से एक ठो गया, 15 में से एक गया, लेकिन एक ठो आ भी गया, आ गया ना। आज जो गया उसका 42 वजन था, इसका मतलब है 42 तो रहबे करेगा। आइए देखेंगे कितना बढ़ोतरी हुई है, कितने लोगों में, 15 लोगों में ना, तो 15 लोगों में 1.6 की बढ़ोतरी हुई है बस। यानी जो मूल था वो 42 था ना, तो 42 गया, तो 42 लेकर क्या भी गया, आज जो आया वो कुछ और लाया, क्या, वृद्धि लाया, खुशियां लाया, ठीक है ना। तो कितना का लाया, 1.6 का। तो बस, तो क्या कर लेंगे, कारनामा कर लीजिए, 42 प्लस 15 और 16 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 और एक अंक पर 0 यानी 24 हो जाएगा, ठीक ना। और इसी को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 6, यानी 6 इतना जो आया है उसका 66 किलोग्राम वजन है, ठीक है ना। बस, तो इस सवाल में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। और संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ उन लोगों के, औसत में केवल परिवर्तन हुआ है, और जो वजनवा जाएगा उसी को जोड़ लीजिएगा। आज जितने लोग रहेंगे वृद्धि में
जोड़ देंगे, अगर घटता तो गुणा करते, बस इसमें से घटा देते, ठीक है ना, बस 2 सवाल बन जाता है। तो परिवर्तन समझ में आया इसमें क्या है, यानी ऐसे सवाल में औसत में हमेशा दिमाग में रखना है परिवर्तन, क्या परिवर्तन, ठीक ना। अगला जरा देखिए क्या कर रहा है, 1 से लेकर के 50 तक कुल लिखने में कुल कितने अंक की आवश्यकता पड़ती है, जरा समझिए बात को। 1 से लेकर के 9 तक कुल कितने अंक होते हैं, 9 अंक, बोलिए होते हैं कि नहीं। अगर बात करें 10 से लेकर के 50 तक, समझिएगा 10 से लेकर के 50 तक कुल कितने अंक हैं, अंक माने समझ रहे हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हो गए। अगला देखिए है 10 है 11, इसका मतलब है देख 1 अंक 1 अंक, ये 2 अंक 3 4, फिर 5 6 7 8, अब समझ गए होंगे अंक का मतलब। तो अब देखिए ये अंक कैसे निकालते हैं, इसमें इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 40, आप प्लस 1 कर दीजिए यानी 41, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 41 अंक हैं, लेकिन सब दो बार है ना, यानी 41 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 82। बस अब इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 82 आप प्लस 9 9 2 11 और 8 1 9 91, ये आपका आंसर हो गया। अगर यही सवाल पूछ देता 1 से लेकर के 100 तक कुल कितने अंक हैं, तो क्या करते, जरा देखिए 1 से लेकर के 9 तक पहले ज्ञात कर लेते हैं आप, कुल कितने अंक हैं 9 अंक हैं। फिर 10 से लेकर के कितने तक ज्ञात करते हैं आप, 99 तक, कितने तक 99 तक, तो हम क्या बोले 99 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 89, और एक इसमें जोड़ देना है, कितना हो गया आपका 90, यही ना। अभी जैसे इसमें घटाया ना, देखिए जरा सा 50 में से 10 घटा है तो 40, और 40 में 1 जोड़ दिए हैं 41, वैसे 99 में से 10 घटा देंगे 90, कितना हो जाएगा, ये ना होगा 89, हाँ 89 और 1 जोड़ देंगे 90, और 90 में 2 का गुणा कर देंगे तो 180 आ जाएगा, इतना हो गया। अब एक और बताइए, 1 से लेकर के 9 तक हो गया, 10 से लेकर 99 तक हो गया, 100 बचा है ना, तो 100 में कितना अंक है, 3 अंक है ना, 1 2 3 3 अंक ही है, तो कुल जोड़ लीजिए, यानी 9 प्लस 180 आप प्लस 3, इसी को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 189, 189 3 192 अंकों की जरूरत पड़ेगी 1 से लेकर के 100 तक को लिखने में। ऐसा आप आंसर हमको बताइएगा, 1 से लेकर के 1000 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। बस तो ये हो गया। चलिए, तो इसका ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसे भी सवाल, ये सब एसएससी के सवाल हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अच्छा सवाल है, जरा देखिएगा क्या करा है। एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंचता है, यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जब उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी, जब 45 मिनट देरी हो रहा है तो उसकी गति 5 घंटा है, और जब 25 मिनट पहले पहुंच जा रहा था तो उसकी गति 6 घंटा है। जाहिर सी बात है, गति बढ़ गया तो पहले पहुंच जा रहा है। तो कह रहा है तो प्रारंभिक बिंदु से उसके गंतव्य की दूरी बताओ। कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले बस इतना देखते हैं समय, और समय का हम निकालते हैं अंतर। अब देखिए, अगर समय एक जैसा दे रखा हो, क्या एक जैसा, कहने का मतलब क्या है, एक जगह हो रहा है देर और अगले जगह हो रहा है पहले, तो देर और पहले एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनको जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और अगर यही लोग, अगर देर हो रहा है फिर देर हो रहा है, एक बार देर फिर अगली बार भी देर, अगर मान लेते हैं जैसे एक बार देर हो रहा है और एक बार चलिए घटा दिया जाए तो जाहिर सी बात और देर होगा। यहाँ पर चलिए बढ़ा दिया गया ना, तब ना पहले पहुंचा है, एक बार और चलिए घटा दिया जाए, घटा भी तो सकते ना, तो देर और फिर देर, तब हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, ऐसी जोड़ेंगे। इसका मतलब है कि 45 मिनट आप प्लस कितना था 25 मिनट, क्योंकि एक देर हो रहा है और एक हो रहा पहले, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ गया 70 मिनट। तो बस ये 70 मिनट क्या समय का अंतर है, तो क्या कर लेंगे जी 70/60, ये घंटा आ जाएगा। और समय का अंतर तो मान लेते हैं, माना दूरी x किलोमीटर है, किलोमीटर में पूछ रहा ना, x किलोमीटर है, तो क्या कर लेंगे, जरा सा बात को समझिए। x किलोमीटर है ना, तो पहली चाल कितनी है जी x/5, आई क्या है आपको बता दें, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल है ना, तो दूरी बटा चाल को क्या कहते हैं, समय, पहला समय, और दूसरा समय क्या है, दूरी बटा चाल, ये दूसरा समय है, इन्हीं का अंतर्वय तो इसके बराबर है, ये अंतर्वय है, ये इन दोनों का बराबर कर दिए, बस इससे कट जाए, यानी 7/6 बराबर ये कितना हो जाएगा जी 6×5 = 30, और 6x और 5x, यानी माइनस करेंगे 6x - 5x, 6×5 = 30 और 5×7 = 35 बराबर x, यानी x बराबर 35 किलोमीटर।
ये आ गया है, x बराबर 35 किलोमीटर। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा वाली बात अगर समझा जाए, ये हो गया आपको पहला तरीका जिससे आप जल्द से जल्द लगा सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, एक और तरीका देखा जाए, अगर एक बात करा जाए, इनके चाल का अनुपात देखा जाए तो चाल का अनुपात कितना दे रखा है, इनके चाल का अनुपात दे रखा है 5 और 6 का, 5 और 6 दे रखा है ना। तो इनके समय का अनुपात ज्ञात कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा। जाहिर सी बात आप कहेंगे उल्टा होता है, चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। 6 और 5 हो गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समय का अंतर कितना हुआ 1, यानी 1 बराबर कितना है समय का अंतर 70 मिनट, यानी 1 बराबर 70 मिनट। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई चाल दिए रखा था, ले लिए, समय दे रखा था, उल्टा समय नहीं दे रखा था, उसका उल्टा वही अनुपात होता है उसका, ये इसका रेशियो होता है, और इन दोनों का अंतर हुआ 1 और 1 ही बराबर तो 70 मिनट हुआ है। जो हम बोले हैं देर और पहले कहेगा तो जोड़ेंगे, देर कहता तो घटा दिए होते, वो तो हम आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। तो बस 1 बराबर 70, तो अगर हम इससे निकालें हैं तो 6 बराबर कितना हो जाएगा वो, तो 6 बराबर 6 गुणे 70 अर्थात 420 मिनट। या अगर हम 5 बराबर निकालते तो क्या हो जाता है, 5 गुणे तब 70 350 मिनट। बस कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपको बताइए आपको क्या ज्ञात करना है, दूरी ना, तो दूरी बराबर क्या होता है भैया, चाल गुणे समय, होता है कि नहीं, होता है ना। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर हम पहले वाले से निकालें, माने इससे निकालें अगर, तो जरा देखिए चाल कितना है 5, इसमें लगा समय कितना 6, 6 बराबर कितना आया है जी 420 मिनट, यानी 420 आप बटा 60 कर देंगे, घंटा में बदल जाएगा ना। तो बस 0 से 0 कटा, 6 7 42 और 7 5 35 किलोमीटर। बोलिए आया कि नहीं आया। अगर यही बतिया अगर हम इससे निकालते तब क्या हो जाता, तब वही देखिए चाल गुणे समय, चाल कितना है 6, इसका समय 5, अब 5 बराबर कितना है 350 अब बटा 60, 0 से 0 घंटा में बदले, 6 से 6 कटे 35 किलोमीटर। बोलिए कोई हर्ज नहीं, सब जगह 35 आया ना। बोलिए आया कि नहीं, बिल्कुल आया। एक और बात समझिए, अगर यही बतिया अगर पूरे 16वां को पढ़ा जाए तो एक बात इसमें कॉमन है, दूरी बराबर है, दूरी बराबर है, यानी दूरी बराबर है। तो दूरी बराबर दूरी अर्थात चाल 1 गुणे समय 1 बराबर चाल 2 गुणे समय 2, यही ना। और एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर मिनट की बात दे रखी है ना, तो मान लेते हैं ऊपर यहां पर माना सही समय टी है, क्या है सही समय टी है। बस एक और तरीका समझ लेते हैं, ये अगला तरीका था, एक और तरीका समझ लेते हैं जिस तरीके से आपको समझ में आया। हम आपको अभी भी बोले थे अगर कोई सवाल के तरीके कई हैं, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो चाल कितना पहले का चाल है 5 गुणे, पहले वाले में देखिए क्या कह रहा है, जब 5 चलिया था तो 45 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी माने ज़्यादा लिया, तो ज़्यादा माने सही समैया में जोड़ेंगे ना, तो टी प्लस 45 आप बटा 60 कर देंगे तो घंटा में आ जाएगा, कोनो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा चाल 6, और यहाँ पर क्या कर रहा 25 मिनट पहले माने कम लिया, तो कम माने सही समैया में से घटा दिए, तो टी माइनस 25 आप बटा 60 कर देंगे, 7 से 60 कट जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 5t आप प्लस 45 25 कितना हो जाएगा, हो 45 दूना 90 225 एन हो जाएगा, 45 दूना 90 और 90 दूना 180 225। हाँ, और ये हो जाएगा 6t माइनस 25 के 150, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो जरा जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, ये 5 0 5 हो गया, 2 5 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया 375, और 5t उधर जाएगा तो 6t में से 5t घटेगा t 375, यानी 375 मिनट। अब देखिए अगर यहीं पर सवाल पूछ दिया था ना कि सही समय बताओ, तब आपको ये कॉन्सेप्ट लेकर के चलना होता है, दूरी को दूरी के बराबर करते, क्योंकि यहाँ पर दूरी बराबर है, तो सही समय वहां से ज्ञात होता है, यहां से कहां सही समय ज्ञात हुआ है, यहां पर बाद में सही समय ज्ञात होता है। जब दूरी ज्ञात कर लेते तब हम करते समय बराबर चाल गुणे समय बराबर सॉरी दूरी बटे चाल, ठीक ना। तो सही समय तब ज्ञात होता है। तो यहां पर देखिए ये सही समय ज्ञात हो गया। अब आपको चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, क्या आपको दूरी ना, ये बताइए। अगर देखा जाए एक बात, तो ये क्या है, ये इतना क्या है, ये दूरियन है। अरे ये महाराज ही दूरियन है, हाई महाराज का है दूरियन है, कहीं एक ठो रख दीजिए, तो यही में रख दीजिए। 5 गुणे 375 को 45 में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 10, 7 4 11 1 12 2 1 3 और 1 4 बटा कितना 60, बस 0 से 0 6 7 42 7 5 35 किलोमीटर।
आया कि नहीं आया। इससे भी अगर निकाल लेंगे तो वो भी हुआ आएगा 6 गुणे टी माइनस 25, टी का मान है 375, तो 25 घटाएंगे तो 350 बटा 60, 0 से 0 कटा, 6 से 6 35 किलोमीटर। यहाँ भी आया ना। ये तीनों तरीका वही है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका समझ लीजिए जल्दी से जल्दी लगाने का। अगर कभी भी अगर ऐसा सवाल दे, क्या दे रखा हो, चाल दिया हो, यानी चाल 1 और चाल 2 दिया हो, और समय का अंतर दे रखा हो, तो यहाँ पर वही वाली बात बोले ना कि सेम अगर लेट और सवेर होगा, मतलब देर और पहले होगा तो जोड़ लेंगे, और देर घटा देंगे, पहले घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, उन चालों का अंतर कर गुणा कर लीजिए, यानी चाल का क्या कर लेंगे, यानी गुणा। मान लीजिए पहला स्पीड 1 है, स्पीड 2, इनका गुणा कर लीजिए, और समय का अंतर ले लीजिए, यानी T2 और ये T1। अगर देर कहेगा ना तो जोड़ लेंगे, मतलब मान लीजिए देर पहले है तो यहाँ पर हम जोड़ ले रहे हैं, ठीक ना। अब बटे इन लोगों का भी अंतर ले लीजिए, बस। ये फार्मूला लिख करके है ना कंफ्यूज आप झूठा हो गया, लेकिन जल्दी से लगाइए। देखिए क्या करना है आपको, देखिए 5 गुणे 6, 5 दे रखा था, क्या पहला चाल दूसरा चाल दे रखा था 6, तो कुछ नहीं करना, 5 गुणे 6 और दोनों का अंतर ले लेना 1, और गुणे 70 मिनट आया था ना, गुणे 70 बटा 60 कर देंगे, कि घंटा में आ जाएगा बस। 0 से 0, 6 से 6, 7 25 35। अब बताइए क्या लगाएंगे आप, इतने वालों में से क्या लगाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर सीधा याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, चालों का गुणा और उनका अंतर उसके नीचे, गुणे क्या है 70 मिनट आया है, कैसे देर और पहले की बात हो रही है, इस वजह से तो 70 बटे 60 कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। तो 1 2 3 4 तरीके हैं, आपको जो समझ में आए सब सही है, ठीक ना। चारों समझ में आए तो और भी सही है। तो ये सवाल हो गया। अब आपको जो जल्दी से जल्दी वहां पर लग पाए उससे आपको क्या कर लेना है, लगा लेना है ना। चलिए जरा सा अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ, अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कर रहा है, साइन थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। कभी भी अगर ऐसा दिया रहे ना, कभी भी ऐसा दिया रहे, अगर ऊपर माइनस नीचे माइनस ना हो, तो जो उधर वाला पी है ना, ये पी का मान रख दीजिएगा 1। तो जरा 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर 1 में से 1 जा 0, यानी 0 बटे कुछ भी रहे, ये 1 प्लस 1 यानी 0 आएगा। 0 बटे कुछ भी रहे क्या आता है, 0 आता है। इसका मतलब साइन थीटा का मान मिल गया 0, तो साइन थीटा बराबर अगर 0 तो साइन में किसका मान होता है ना, सॉरी 0 डिग्री का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है ना 0। तो बस अब थीटा बराबर आपको क्या मिल गया, 0 डिग्री। क्या वैल्यू ज्ञात करना आपको, काफ थीटा, तो काफ 0 डिग्री, काफ 0 डिग्री का मान होता है 1। तो जरा देखिए अगर हम पहला ऑप्शन में रखें 2p बटा p क्या है 1 प्लस पी स्क्वायर ना, 1 प्लस पी स्क्वायर। इसमें अगर हम लोग p का मान 1 मान है ना, तो 1 रखिए, इसमें भी 2 गुणे 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी क्या आएगा 2 बटा 2 अर्थात 1, यानी पहला ऑप्शन क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि ये p का मान हम यहाँ पर जब 1 रखे हैं तो ये 1 आया, और जब यहाँ पर हम उसी को सॉल्व किए थे तो थीटा का वैल्यू जो 0 है वो सेटिस्फाई कर रहा है काफ थीटा को, क्योंकि काफ थीटा का भी मान कितना आया है, 1 आया है। इस वजह से पहला ऑप्शन सही है। दूसरे में रखेंगे तो नीचे अनंत आ जाएगा, p का मान 1 रखिएगा तो 1 में से 0, किसी भी संख्या के अगर 0 है उसका मान होता है अनंत। इसका मान क्या होता है, अनंत। अगर नीचे 0 है तो, यही अगर ऊपर 0 होता है तो इसका मान होता है 0। नोट करके भी लिख लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो बस इसका आंसर हो गया पहला वाला ऑप्शन, बाकी में किसी में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये हो गया। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसके फार्मूले से होता ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस काफ स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहाँ से भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। काफ थीटा बराबर करने में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तब वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या कह रहा है कि 15,000 रुपए की कोई धनराशि 2 भागों में बांटी जाती है। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, अगर इसमें कभी भी जो बर्फ दे रखा हो, यानी वर्ष कितना दे रखा है, एक ठो दिया 5 वर्ष, अब 5 वर्ष पर जो रेट है वो है 10% का। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, वो कर रहा है 4 वर्ष, कितना है 4 वर्ष, और 4 वर्ष पर जो रेट है वो है 12.5 का। तो ये ना 12.5 का है, तो आपको बता दे रहे, देखिए इनका गुणा कर लीजिए तो 10 25 कितना आ गया, यानी 5 गुणे 10 यानी कितना आ गया 50। वैसे इसका भी गुणा कर लीजिए, 4 गुणे 12.5 ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 50।
जब बराबर बराबर आया इसका मतलब हुआ है ये 1:1 के अनुपात में है, तो कुल रुपया आपका कितना है जी 1500 रुपया ना, तो इसी को दिया दीजिए क्योंकि 1:1 के अनुपात में है, यानी बराबर बराबर है। तो एक का भाग पूछ रहा है, तो एक का 7 और दूसर के का एक का 750, दूसर के का भी 750। समझे कि नहीं समझे? ये बिना लगाए अभी हम आपको बेस भी समझा दे रहे हैं, कहाँ से आया वो बताना जरूरी है, वरना अगर जानेंगे तो अच्छी बात है ना, खुश तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ देर के लिए आपको याद रहेगा, फिर बाद में भूल जाएंगे। आप बेसिक समझा देंगे तब तुरंत जान जाएंगे कहाँ ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, ऐसे सवाल में कभी भी अगर दे रखा हो तो वर्ष और रेट का, साधारण ब्याज की बात हो रही है, साधारण ब्याज में अगर कभी भी ऐसा दे रखा हो तो बर्फ और रेट का गुणा कर लीजिएगा, बर्फ और रेट का गुणा कर लीजिएगा और उनका अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा। तो 1:1 आया, तो अगर पहला भाग ज्ञात करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 आ गुणे 1500, तो ये ना आता 750, तो पहला 750, दूसरा भी 750। अगर यही अनुपात 1:2 आता तब 3 के रूप में बांटते, तो पहला आता 500, दूसरा का आता 1000, है ना। तो बस अब अगला वाला देखिएगा क्या कर रहा है, ब्याज बराबर है, यानी ब्याज जो फर्स्ट है वो ब्याज सेकेंड के बराबर है, यही ना। तब 1500 रुपया को हम मान लेते हैं 2 भाग में, एक ठो x और एक ठो 1500 - x, ठीक ना। तो जो x वाला मान रहे हैं वो 12.5% वाला है, यानी यहाँ पर वर्ष है 4 और रेट है 12.5, और यहाँ पर वर्ष है 5 और रेट है 10। तो बस कुछ नहीं करना, आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, कुल के बटा 100 होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, 4 ये मूलधन ये है ना x माने, तो x गुणे 4 गुणे 12.5 बटा 100 बराबर ये क्या हो जाएगा जी 1500 - x गुणे 5 गुणे 10 बटा 100, 100 से 100 देखिए कट गया। अब देखिए कहाँ यहाँ पर बोले हैं, ये देखिए ये 50 होगा और इसका भी गुणा 50 होगा, इसी वजह से यहाँ पर कट गया था। तो वही हम बोले ना 50-50 कट करके 1:1 में आ जाता है। अगर कुछ और अनुपात होता तो वहां पर भी हम वही उसका अनुपात ज्ञात करना है, बस ये ध्यान दीजिएगा, इसका अनुपात ज्ञात करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसबस ना आया है। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 1500 - x, ये इधर आ जाएगा, तो 2x बराबर 1500, तो x बराबर 750 रुपया आना गया बस। तो ऐसे सवाल में जब साधारण ब्याज पर दिया रहेगा बर्फ और रेट और दूसरा वाला बर्फ रेट, हमेशा कहे जब ब्याज बराबर हो, क्या हो ब्याज बराबर हो, आप दिमाग में रखिएगा, जल्दी लगाना है तो उसका अनुपात ज्ञात करना है। क्या अनुपात, दिमाग में नोट करिए, क्या अनुपात, क्या बोले हैं अनुपात, क्या अनुपात। तो अनुपात ज्ञात कर लेना है कब, जब ब्याज बराबर हो और साधारण ब्याज की बात कर रहा हो, उसका हम अनुपात ज्ञात कर लेंगे, अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो कुल रुपया को बांट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए तो ये वाला भी सवाल हो गया, समझ में आपको आ गया होगा। अब अगले सवाल की बात करते हैं, देखते हैं कि बस कितने और सवाल हैं, ठीक है। हाँ कितने और सवाल हैं, बस कुछ और सवाल है ना, बस कुछ, वो कह देता है बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बस कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, लोगों का तो केवल वक्त आया था, आपका दौर आएगा। तो बस कुछ देर और, ठीक है ना। तो जरा देखिए यम बराबर लिख रखा है करणी में 5 प्लस करणी में 5 प्लस करणी में 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, बहुत है बार है ये। तो मान लेते हैं अगर हम यम बराबर अगर मान लें, अगर इसको यम अगर पूरा मान है तो यहूँ से लेकर के अगर देखा जाए तो हम है, अगर इसको हम ढक दें तो ये कुछ अलग दिख रहा है क्या उससे, नहीं ना, यो यम है, यानी करणी में हो जाएगा 5 प्लस यम, बोले कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर बराबर 5 प्लस यम हो ना जाएगा, और यम को इधर कर दिए तो हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस यम बराबर 5, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अगला वाला देखिए जरा, यन बराबर क्या दे रखा है करणी में 5 माइनस करणी में 5 माइनस करणी में 5 डॉट डॉट डॉट, ये बहुत बार। अब ये बोले इसको भी अगर ढक दे तो वो अलग कुछ दिख रहा है, वो तो यन है, तो क्या हो जाएगा यन बराबर करणी में 5 माइनस यन, अब दोनों को वर्ग कर दीजिए तो यन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 5 माइनस यन, ये इधर आ जाएगा, तो यन स्क्वायर प्लस यन बराबर 5, समीकरण नंबर 2। अब देखिए 5 5 के बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा ये यम स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यम, अब बराबर ये 5 5 बराबर हो गया है तो यन स्क्वायर प्लस यन हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए इसको इधर भेज दिए सभी को, तो क्या हो जाएगा यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर आ माइनस यन बराबर 0 हो जाएगा। आई देखिए यहाँ से अगर बात देखा जाए तो ये यम प्लस यन और यम माइनस यन है, बोलिए है कि नहीं है,
है कि नहीं है? क्योंकि आपको पता है, आपको फार्मूला बता दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी एक कोष्ठक में, है ना। तो यही हो जाएगा फार्मूला, माइनस यहाँ पर कॉमन है तो m प्लस n बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है? m प्लस n कॉमन है। क्या बचा जी? m माइनस n। यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा बराबर 0। तो ये उधर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? m माइनस n माइनस 1 बराबर 0। और यही आपका आंसर हो गया। m माइनस n माइनस क्या है? ये 1 बराबर 0, यानी लास्ट वाला ऑप्शन। तो बस ये सवाल था, है ना। ये एसएससी सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? जरा देखिए क्या कर रहा है। यदि 864 रुपए को ए बी सी में बांटना, 864 रुपया है और ए और बी और सी को बांटना है, क्या करा? ए का हिस्सा का 8 गुना, यानी ए का 8 गुना, बी के कितना 12 गुना और सी के कितना 6 गुना के बराबर है, यानी सब बराबर हैं। तो लीजिए बराबर कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल देगा ना तो जानते हैं क्या करिएगा, जो अंक है 8, 12 और 6, यानी 8, 12 और 6 का क्या ज्ञात कर लेंगे जी? लौसा ज्ञात कर लेंगे। और लौसा कितना होता है? 24। तो 24 से यहाँ पर गुणा कर दिया, यानी a गुणे 8 बटा 24 कर देना है बराबर, b गुणे 12 बटा 24 कर देना है बराबर, c गुणे 6 बटा 24 कर देना है। क्या कर देना है? इनको काट देना है, यानी a बटा 3 बराबर b बटा 2, ये इससे कट जाएगा। 6 चौक को 24 बराबर फी बटा 4। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ के बाद से ध्यान देने वाली बात है, a अनुपात b अनुपात c, जो इनके नीचे में होता है डायरेक्ट उन्हीं का वो अनुपात होता है डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा? 3 अनुपात 2 अनुपात 4, यही इनका अनुपात है। अब क्या पूछ रहा? कुछ पूछा बता सकते हैं। पूछ रहा b का हिस्सा, तो b का हिस्सा क्या हो जाएगा? b का हिस्सा है 2 और नीचे क्या है? 3 2 5 4 9 गुणे 864, यही ना। तो 9 9 81 और 5 बचा 9 छक्के 54, यानी 2 गुणे 96 कितना हो गया? ये हो गया 192 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए का ऐसा पूछता तो 3 बटा 9 गुणे 864 हो जाता है। अगर सी का पूछता तो 4 बटे 9 गुणे 364 हो जाता है। ए और सी का पूछता तो 4 3 7 बटे 9 गुणे 864 हो जाता है। ए और बी का पूछता तो 3 2 5, यानी 5 बटे 9 गुणे 864 हो जाता है। कुछ भी पूछ सकता है। अंतर पूछता तो अगर ए और सी का अंतर पूछता तो 4 और 3 का अंतर 1 हुआ, यानी 1 बटा 9 गुणे 864। कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। तो बस ये हो गया। तो कभी भी अगर ये कहे कि इनके गुना बराबर हो तो बराबर कर दीजिएगा और उनका एलसीएम लेकर के उससे भाग दे दीजिएगा। जो नीचे आता है वही उनका डायरेक्ट अनुपात होता है, और अनुपात को रुपए में बांटने आप फिर अच्छा किसको आता है ना। चलिए तो ये हो गया। अब फिर अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। कितने और क्वेश्चन है ना। हाँ, अगला देखिए कह रहा है, यदि एक संख्या पहले 20% कम हो जाती है, अब बाद में 20% वृद्धि हो जाए, मूल संख्या में 20% कम हो जाए। देखिए एक संख्या पहले 20% कम होती है, यानी पहले कितनी थी? यानी मूल था 100, मूल कितना है? 100। 100 में 20% कम हो गया, तो 100 में 20% कम हो गया तो रह कितना गया? 80। 100 में 20 कम हो गया तो रह गया 80। अब क्या करा? फिर 20% वृद्धि हो गई, यानी 80 में 20% वृद्धि कर दीजिए तो 120 बटा 100 हो जाएगा, यानी 12 अंठम 96। इस समय हो गया 96। यानी समझे हुआ क्या? पहले था 100, 20% की कमी हुआ और उसके बाद से फिर क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुआ तो आ गया 96। अब देखिए क्या पूछ रहा है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या कितनी थी? 96। मूल कितना था? 100। तो इससे 20 कम है। हम आपको बोले थे कि कम हो तो उस पार करते हैं, इन दोनों का ले लेते हैं अंतर। तो दोनों का अंतर कितना हुआ जी? 4, यानी 4% का मान ही कितना दे रखा है? 20। 4 बराबर 20। अब मूल कितना होता तब? तो मूल कितना था? 100 न था। 100 न था तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 गुणे 20 बटा 4 पच्चे 20, 500। यही आपका मूल हो जाएगा बस। तो जो कह रहा था वो हमने कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 500। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। हाँ देखिए क्या कर रहा है, ये सवाल पढ़ने वाला अगर रत्ती भर अगर पढ़ने में गलती की है ना तो आपका आंसर नहीं आएगा। आप पढ़ने में अगर समझदारी दिखाए ना तो मैथ के कई तो सवाल तो पढ़ने से आ जाते हैं, कई तो सवाल न पढ़ने के कारण छूट भी जाते हैं या गलत हो जाते हैं, यो आपको पता है
है ना, तो पता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपया है। इसका मतलब है 3 वर्षवा का चक्रवृद्धि ब्याजवा ऑलरेडी दे रखा था, कितना, 12,000 रुपया 3 वर्ष का। अब पूछ रहा चौथे वर्ष का हमको बताओ, चौथे वर्ष का बताओ। तो हमको 3 वर्ष का तो ऑलरेडी है ही, तो चौथा वर्ष का क्या निकालेंगे, यानी 12,000 में चौथे वर्षवा का, यानी मूलधनवा 12,000 ही था, है ना। अब क्या ज्ञात कर लेना है उसका, 3 वर्षों के लिए 12%। इसका मतलब है क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका 12%। इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, 12%। तो 12,000 का 12% ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि एक का वर्ष का ना, चौथे 3 से चौथा है तो वर्ष कितना, एक, तो एक ही वर्ष है ना। तो आपको चाहे साधारण ब्याज से लगा लीजिए चाहे चक्रवृद्धि ब्याज से, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और फार्मूला नोट करके लिखिएगा, a बराबर P 1 + R/100 टू द पावर n होता है। और अगर यहीं पर CI की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज, तो होता है P 1 + R/100 टू द पावर n -1 होता है। और अगर यहीं SI की बात करें तो क्या होता है भैया, वो होता है P × R × T/100 होता है, जिसे मूलधन गुणे दर गुणे समय कहते हैं, है ना। तो बस, तो इसका एक ही समय, एक ही वर्ष है, अब बटे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 144 यानी 12,000 प्लस कितना हो गया, वो ये 144 यानी 1440। बस अब इसी को जोड़ दीजिए, इसमें 0 4 4 और 2 1 3, ये 13,440 रुपया, 13,440 रुपये ही आपका आंसर हो जाएगा। तो बात को समझिएगा, यहाँ पर ऑलरेडी 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा था, बस आपको चौथे वर्ष का ज्ञात करना था। तो चौथे वर्ष का बस आपने ज्ञात कर लिया, आप इससे लगाइए तो भी वही बात है, क्योंकि 1 साल का बोला ना कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। इन नोट करके लिखिएगा, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, ठीक है ना। तो नोट करके लिखिए। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 वर्षों का अगर अंतर दे दे, 2 वर्षों का अगर इनके ब्याजों का अंतर दे दे, किसके, CI और SI का अगर अंतर दिया रहे, तो फार्मूला होता है, लिखिएगा P × R/100 का होल स्क्वायर। अगर ये 3 वर्षों का अगर अंतर दे दें इनके बीच में, तो 3 वर्षों का अंतर लिखिएगा, फार्मूला P × R/100 का होल स्क्वायर बोले 3 + R/100। ये 2 वर्षों के लिए है और वो 3 वर्षों के लिए है। नोट करके लिखिएगा, ये सवाल में आपके आते हैं, पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर आपका आ गया 13,440। अब देखते हैं कितने सवाल और हैं, बस 2 सवाल और, है ना। हाँ देखिए, ये वाला सवाल क्या कर रहा है, 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस डाट 20 पदों तक। अब इसके बाद से ये सब सवाल आपको तकलीफ नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं करेंगे। जरा देखिए कैसे नहीं दिक्कत करेंगे। देखिए, हमको चाहिए यहाँ पर ना 20वां पद। क्या चाहिए, 20वां पद। तो कैसी होगा पता, देखिए पहला पद इसका है 5, हमको चाहिए 20वां पद। तो आपको बता दें कि जो 20वां पद होता है वो होता है a + 19d। कह दो ये कहाँ से आया, ये समांतर श्रेणी से आया है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी से कहेगा 20वां पद तो a + 19d। अगर कहता 18वां पद तो a + 17d, a + 17d। और ये क्या है, जहाँ पर प्रथम पद है, ये क्या है, प्रथम पद अभी आपको बताए हैं। डी क्या है, सार्वांतर है, डी क्या है, सार्वांतर है, ठीक है ना। तो 20वां पद कहेगा n का मान 20 था, तो फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर a + n - 1 × d। यही तो बताया अभी को। तो n का मान कितना, 20, तो 20 में से करेंगे 19, तो वही तो बोले a + 19d। अगर 11वां कहता है तो a + 10d, 21वां कहता है तो a + 20d, 40वां कहता है तो a + 39d, 45वां कहता है तो a + 44d। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो बस अब देखिए a का मान है 5, a का मान कितना है 5। आई देखिए 5 के बाद से क्या आ रहा है 6, 6 के बाद से क्या आ रहा है 7, 7 के बाद से क्या आ रहा है 8, यानी 8 9 10 यही आ रहा है। यानी फार्वांतर कितना 1, यानी प्रथम पद है 5 प्लस 19 गुणे डी का मान 1, यानी 5 + 19 अर्थात 24। तब इसका मतलब ये हुआ जो श्रेणियां बन रहा है, जो 20वां पद है, तो इसकी जगह यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसकी जगह यहाँ पर 1/24 गुणे अगला 25। ये समझ में आया कि नहीं, वह निकालने के लिए कारनामा हुआ है, यही निकालने के लिए कारनामा हुआ है। तो बस ये ध्यान दीजिएगा। बस अब आपको कुछ 24 गुणे 25, ठीक ना। बस अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। बस अब ये देखिए 1/5 - 1/6 है, ये सॉल्व कर लिया जाए। देखिए 1/5
5 माइनस 1/6 को सॉल्व कर लिया जाए। 5 गुणे 6 हो जाएगा, 6 का तिरछा गुणा होगा तो 6 माइनस 5, ये कितना है जी 1/6 गुणे 5, या लिख सकते ये 5 गुणे 6। अब बता 1/5 गुणे 6 अगर आया तो इसको ये लिखा जा सकता है, तो हमने इसी को तो वही लिख दिया, क्या दिक्कत है। बस उसी तरीके से अगला क्या हो जाएगा 1/6 माइनस 1/7, अगला क्या हो जाएगा 1/7 माइनस 1/8, ऐसे डाट 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 कहाँ तक। अगला क्या हो जाएगा 1/24 माइनस 1/25, यही ना। बस सब देखिए कट जाएगा, सब ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, अंदर वाले सब कट जाएंगे, बस पहला इसका बचेगा और वो अंतिम बचेगा, यानी 1/5 माइनस 1/25। अब सोल्व चाहे होते ना तो डायरेक्ट ज्ञात कर लिए होते अगर ऐसा सोल्व हुआ। कैसे, पहला पद 1/5 और अंतिम पद जब ज्ञात करते तो ये प्लस 19d और ए का मान है 5, तो 5 और 19 का नाम 19 5 24 को छोड़ दीजिए, अगला वाला ले लीजिए 25 और माइनस के रूप में। बस देखिए वही काम किया ना, वही डायरेक्ट बता दिया जाता है, लेकिन कैसे आया है समझिए आप, है ना। तो बस ये क्या हो जाता है 25 हो जाएगा। अब 25 से 5 को काटेंगे तो 5 और माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 4/25। ऐसी को सॉल्व कर लेंगे तो 0.16 आएगा, 0.16, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगले सवाल को देखा जाए। हाँ, अब अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को नोट करके लिखिएगा, अगले सवाल को नोट करके लिखिएगा। जरा सवाल देखिए आप, और हम कुछ बात बता रहे हैं, जरा उसको नोट करिएगा। सवाल बात क्या है, अगर हम जोड़ा 1 से लेकर के 10 तक, सुनिए इधर 1 + 2 + 3 + डाट 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 कहाँ तक 10 तक, तो देखिए क्या करना है 1 + 2 + 3 + डाट 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 कहाँ तक 100 तक। देखिए क्या करना है 1 + 2 + 3 + डाट 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 1000 तक। देखिए क्या करना है 1 + 2 + 3 + डाट 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 क्या करवा रहे हैं 10,000 तक। देखिए क्या करना है, अगर कभी भी अगर ऐसा सवाल दे तो इसको आधा कर दीजिएगा। देखिए 1 से देना चाहिए, 1 से देना चाहिए, और जो अंतिम पद है वो 10 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, 10,000 होना चाहिए, माने 1000, यानी 1 के बाद से 0 वाले होने चाहिए। तो क्या करते 10 का आधा 5, एक बार और लिख दीजिए, 100 का आधा 50, एक बार और लिख दीजिए, 1000 का आधा 500, एक बार और लिख दीजिए, 10,000 का आधा 5000, एक बार और लिख दीजिए। समझ गए कि नहीं, समझ गए ना। तो बस ये वाला आप आंसर बताइए। चलिए पहले ये वाला बताइए आंसर, इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है ना। बस इसका आंसर आप बताएंगे, ये नोट करके लिख लीजिएगा, ये आपकी परीक्षाओं का पूछा गया प्रश्न है। और ये देखिए ये वाला, ये दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, देखा देखा नजर आ रहा है, देखा देखा और सुना सुना दोनों नजर आ रहा होगा। 1 से लेकर के प्रथम से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग है ये 50-50 होता है ना, और कई बार परीक्षाओं में आता है। तो आपका सवाल ये था, इसका आंसर हो जाएगा 500 और 500, ठीक है ना। बस ये सवाल था और इसको नोट करके लिख लीजिएगा। तो आज के सवाल ये वाले खत्म होते हैं, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपको अगले सेशन में करा दिए जाएंगे। उम्मीद आपको ये सब सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम और बेहतर से बेहतर कोशिश करें और आपको समझा पाएँ, ताकि आपका एग्जाम बेस्ट हो और आप सरकारी नौकरी का जो सपना है वो पूरा कर पाएँ। धन्यवाद, जय हिंद।